बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। एक जनरल रूल बना लें, किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। अगर स्टेटमेंट इतनी पड़ी जाए तो फिर किसी भी हेड के लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हमने कहा एक्सेप्ट कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस रिस्ट्रिक्टेड लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। फिर हमने कहा स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस भी रिस्ट्रिक्टेड लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से एडजस्ट होगा। However, loss cannot be adjusted against the following head of income, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी शामिल है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शामिल है और FTR बेस्ड इनकम शामिल है। ये वो इनकम है जो अपने हेड के अलावा किसी और हेड का लॉस एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इनमें से दो हेड ऐसे हैं, सैलरी और FTR, या दो केसेस ऐसे हैं, सैलरी और FTR, कि उनमें लॉस होता ही नहीं है, तो लिहाजा उनके अगेंस्ट किसी भी किस्म का लॉस एक्सेप्ट या एडजस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस होता है, लिहाजा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड इनकम है, इस केस में लॉस नहीं है। तो अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट करने के लिए आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अवेलेबल ना हो, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है जिससे लॉस एडजस्ट करना मना ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, तो बात को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी वो ये थी कि जिस साल का लॉस है उस साल में वो कैसे एडजस्ट होगा। अब बात यह है कि जिस साल का लॉस है, अगर उस साल वो एडजस्ट ना हो पाए या मुकम्मल तौर पर एडजस्ट ना हो पाए, तो फिर उस लॉस का क्या होगा, क्या हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर हमने बात करनी है, प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस करने हैं आपसे। ठीक है जनाब, तो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर डिस्कशन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले चंद और बातें और देख लें ज़रा आप लोग अच्छी तरीके से। वो क्या है, ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है, बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लॉस अंडर बिजनेस शैल बी सेट ऑफ लास्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस हमेशा आखिर में एडजस्ट किया जाएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज़्यादा हेड्स में लॉस मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस तो है, इसके अलावा कोई और लॉसेस भी आपके पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस आपके पास मौजूद है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस आपके पास मौजूद है। तो आप सबसे पहले जिन लॉसेस को एडजस्ट करेंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा होंगे। तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के लॉसेस पहले एडजस्ट हो जाएं। ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई रीज़न होगा और वो रीज़न आपके सामने आना है। रीज़न ये भी हो सकता है कि एक लॉस अगर आपने आज एडजस्ट नहीं किया तो कल आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो उसूल फिर यही होना चाहिए ना कि जो लॉस आज आपके पास मौजूद है और कल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, और दूसरा लॉस आपके पास मौजूद है आज जो कल कैरी फॉरवर्ड होके भी एडजस्ट हो सकता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले उस लॉस को एडजस्ट करें जिसका कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं है आपको, और अगर वो आज एडजस्ट नहीं हुआ तो वो लॉस लैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ की डिटेल आपके सामने अभी आती है। तो ये बुनियादी लाइन आपके सामने आ गई, लॉस अंडर बिजनेस शैल बी सेट ऑफ लास्ट। इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस सबसे आखिर में एडजस्ट होगा। दैट इज प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ शैल बी गिवन टू लॉसेस अदर देन बिजनेस लॉस। और तरजीह किसको दी जाएगी, उन लॉसेस को जो बिजनेस के अलावा हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्पेकुलेशन लॉस। देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल लॉस हो या स्पेकुलेशन लॉस हो, रिस्ट्रिक्शन लॉस पर है, इनकम पर नहीं है। कैपिटल गेन दूसरे हेड्स का लॉस एक्सेप्ट कर लेगा, बस शर्त ये कि वो लॉस खुद रिस्ट्रिक्टेड ना हो। कैपिटल गेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैपिटल लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है। तो स्पेकुलेशन गेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेकुलेशन लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है।
तो कहता है स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेशन लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी नॉन स्पेकुलेटिव, कैन नॉट बी सेट ऑफ। स्पेकुलेशन लॉस को आप किसी भी नॉन स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। However, any non-speculative loss other than capital loss can be set off against speculative gain. Same principles are applicable for capital gains. तो अगर आप इस चीज को देखते हैं तो क्लियर तौर पे आपको दिखता है कि यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है स्पेकुलेशन लॉस रिस्ट्रिक्टेड। ये लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो रहा सिवाय अपने। लेकिन आप ये देखें कि जो लॉसेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो तमाम लॉसेस जो हैं वो उन तमाम हेड्स ऑफ इनकम से एडजस्ट हो रहे हैं जो खुद रिस्ट्रिक्टेड ना हो। तो रिस्ट्रिक्शन स्पेकुलेशन लॉस पर है, रिस्ट्रिक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कहते हैं जनाब, अदर सोर्सेज के लॉस को भी एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, कैपिटल लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कैपिटल लॉस के किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होने पर क्या है, पाबंदी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जहन में रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन लॉस पर है, इनकम पर नहीं। तो जहां रिस्ट्रिक्शन लॉस पर है, इनकम पे नहीं, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन लॉस पे ही रहनी चाहिए। और जहां रिस्ट्रिक्शन इनकम पर है, लॉस पे नहीं, तो वहां रिस्ट्रिक्शन इनकम पे रहनी चाहिए। इन दोनों बातों में फर्क करना आपको आना चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रख लें आप लोग। यहां तक क्लियर है बेटा सबको बात? रिस्ट्रिक्शन वाला मामला समझ में आ गया सबको बेटा? उसके बाद it is considered opinion that if an activity is wholly exempt, then loss under this activity cannot be adjusted against taxable activity. अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो यकीनन टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं हो रही। तो जब उसका प्लस इफेक्ट टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं हो रहा, तो कल अगर उसी इनकम में आपको लॉस हो जाता है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दूसरी इनकम में कैसे शामिल हो सकता है ताकि वो दूसरी इनकम को रिड्यूस कर ले। तो इसका मतलब एक इनकम जब सिरे से एग्जेम्प्ट ही है तो ना उसका प्लस इफेक्ट टैक्सेबल इनकम में जाना है, ना उसका माइनस इफेक्ट जो है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। यस बेटा, ये बात समझ में आती है? तो इट इज अ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट if an activity is wholly exempt, then loss under this activity cannot be adjusted against any taxable activity. Loss under agriculture income cannot be adjusted against any taxable activity. जब आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बना रहे, तो अब अगर एग्रीकल्चर में कोई लॉस हो गया है तो उस लॉस को किसी और हेड ऑफ इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्टिविटी एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो आपके सामने बनता है। ये सिनेरियो क्या बनता है कि आपके पास लॉसेज हैं जो कि जिस साल अराइज हुए हैं या उस साल वो मुकम्मल तौर पे एडजस्ट नहीं हो पाए, या वो पार्शियली एडजस्ट हुए हैं और पार्शियली एडजस्ट नहीं हो पा रहे, उनका कुछ पोर्शन बाकी है। तो सवाल क्या है, क्या तमाम लॉसेस जिस साल अराइज हुए अगर वो उस साल एडजस्ट ना हो पाए तो क्या वो आने वाले ईयर्स में एडजस्ट हो सकते हैं? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका जवाब देना है। तो इसके रूल सीखने हैं आपने। तो हेड वाइज जो सिचुएशन है कैरी फॉरवर्ड की, उसको समझ लेना है आपने। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात, सैलरी के हेड में लॉस होता है? जवाब नहीं है। लॉस तो हमेशा उसी हेड में होगा जहां एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। ये बुनियादी कायदा आपको समझा दिया था। जहां एक्सपेंसेस अकर ही नहीं हुए, जहां पर एक्सपेंसेस अलाउ ही नहीं किए गए, वो इनकम तो ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स हुई, और जो इनकम ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स हो रही है उस पर लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लॉस कैन नॉट अराइज, यहाँ कोई लॉस अराइज ही नहीं होता। कहाँ पर? सैलरी में।
और सैलरी क्योंकि खुद रिस्ट्रिक्टेड लॉस रिस्ट्रिक्टेड इनकम है, तो लिहाजा सैलरी से किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस एडजस्ट भी नहीं होता, बात रिपीट हो गई। अब बात यह है कि सैलरी में लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड होने का सवाल पैदा होगा ना। जब सैलरी में लॉस है ही नहीं तो एडजस्ट होने की बात ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होने की बात तो उससे भी दूर हो जाती है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके सामने है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है का लॉस जो है वो आप जानते हैं, वो लॉस खुद क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो सकता है और बाकी दीगर और हेड ऑफ इनकम से भी एडजस्ट हो सकता है, जिनके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट करना मना ना। ये बात आपके सामने बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, तो जरा रिकॉल कर लें फिर से अच्छी तरीके से कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, और अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो गया है तो उस लॉस को आप खुद किसी दूसरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, उससे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जरा टेक्निकली सोचिए कि जो जो लॉ आप पढ़ चुके हैं उसमें क्या इंडिविजुअल और एओपी जिनके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, क्या उनके पास लॉस हो सकता है? इंडिविजुअल और एओपी जिनकी इनकम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के क्या है, टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, क्या उनके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में लॉस हो सकता है? भाई जब वो एक्सीड कर गया 4 मिलियन से तो भाई उनके पास फिर ऑप्शन आ गया ना। अगर वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है 4 मिलियन से तो फिर वो चाहे वो ग्रॉस पे टैक्स करें चाहे वो नेट पे टैक्स करें। जब वो नेट पे टैक्स करने का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तभी लॉस होने की गुंजाइश बनेगी ना। अभी तो समझाया बेटा कि एक्सपेंसेस जब माइनस होते हैं तब लॉस होता है, तब बगैर एक्सपेंस माइनस किए कैसे लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर इंडिविजुअल और एओपी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता, ऐसा ही है। और जब उनका रेंटल इनकम 4 मिलियन से एक्सीड करेगा ग्रॉस रेंट और वो ऑप्ट करेंगे एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए, फिर उनके लिए गुंजाइश बनेगी लॉस होने की, ऐसा ही है। हाँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में किसके पास लॉस होने के चांसेस हैं? कंपनी के पास। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो नेट अमाउंट पे टैक्स होती है, सही जी। तो अब ये यहाँ जो लिखा हुआ है वो यही बातें लिखी हुई हैं, पढ़ी हुई बातें लिखी हुई हैं, इनको जल्दी जल्दी निमटना चाहिए, लेकिन क्या करें। लॉस कैन नॉट अराइज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वेयर द ऑनर इज एन इंडिविजुअल और एओपी as the income from property is taxable as separate block of income। इंडिविजुअल और एओपी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में लॉस नहीं होता क्योंकि इनके लिए इनकम टैक्सेबल है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन के ग्रॉस अमाउंट पे टैक्सेबल है। ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी नहीं जानते। अच्छा जी, उसके बाद लॉस, अच्छा उसका पॉइंट रह गया। हाउएवर वेयर द ग्रॉस रेंट एक्सीड्स 4 मिलियन then option for normal tax regime is available to an individual or AOP and in this case loss can arise। तो अगर वो ऑप्ट करते हैं एनटीआर यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम का, अच्छा सेपरेट ब्लॉक भी एनटीआर है लेकिन यानी कि नॉर्मल रेट्स अलग हैं और सेपरेट ब्लॉक रेट अलग हैं, तो वो अगर ऑप्ट करते हैं नॉर्मल टैक्स रेट्स के लिए तो फिर तब उनके लॉस होने का क्या है चांस है, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑप्ट ना करें तो जाहिर सी बात है ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स देंगे। उसके बाद लॉस इफ एनी,
in a tax year can be set off against any other head of income other than salary and FTR. सैलरी का लॉस क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हेड इनकम रिस्ट्रिक्टेड है, तो सैलरी का लॉस किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जो खुद रिस्ट्रिक्टेड ना हो. मतलब सैलरी के लॉस को आप, सॉरी सैलरी बोल रहा हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस को आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इसके अलावा बाकी दीगर हेड ऑफ इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं, सिवाय किसके, सैलरी और FTR के. उसके बाद अगर लॉस आप मुकम्मल तौर पर एडजस्ट ना कर पाए, लॉस बच जाए, तो आप इस केस में लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. यानी इसका मतलब ये है प्रॉपर्टी का लॉस जिस साल अराइज हुआ है उस साल एडजस्ट हो गया, जितना एडजस्ट हो गया, पूरा एडजस्ट हो या ना हो, बस उतना ही आप लॉस एडजस्ट कर पाएंगे. उसके बाद आपके पास उसको कैरी फॉरवर्ड करने की गुंजाइश नहीं दी लॉ ने. ठीक है. उसके बाद क्या आपके पास अदर सोर्स का लॉस है. अदर सोर्स के लॉस का मामला भी यही है कि अदर सोर्स का लॉस जो है वो किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाएगा जिस साल वो अराइज हुआ है, सिवाय किसके, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और FTR के. जाहिर सी बात है अदर सोर्स के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है अलग हेड है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है किसी और हेड का लॉस एक्सेप्ट करता नहीं है, तो अदर सोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो अदर सोर्सेस का लॉस जिस साल अराइज हुआ है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और FTR को छोड़कर किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर ये लॉस भी अनएडजस्टेड रह जाए तो इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. तो यहां तक बात समझ में आई हमें कि दो हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास ऐसे हैं जो किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं जिसके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट करना मना ना हो, लेकिन अगर उनका लॉस अनएडजस्टेड रहे तो फिर उस लॉस को आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करने की परमिशन नहीं है. वो दो हेड्स कौन से हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस. ये बुनियादी बात अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा. अच्छा, उसके बाद कैपिटल गेन. अब कैपिटल गेन बड़ा स्पेशल मामला है. कैपिटल गेन बड़ा स्पेशल मामला है और इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है. हालांकि इसको हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में डिस्कस किया है. तो कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, और कैपिटल लॉस क्योंकि एक स्पेशल लॉस है, तो जब भी कैपिटल लॉस की बात की जाए तो आप उसका मायना सेक्शन 37 लेंगे. यानी सेक्शन 37 का जो लॉस है वो किसी भी किस्म के कैपिटल गेन से एडजस्ट होने के लिए तैयार है. बस वो कहता है कि सिर्फ कैपिटल गेन होना चाहिए सामने. तो कैपिटल लॉस सेक्शन 37 का वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा. तो 37 का लॉस 37 से एडजस्ट हो सकता है, 37 का लॉस 37A से एडजस्ट हो सकता है, 37 का लॉस 38 सबसेक्शन 5 से एडजस्ट हो सकता है. 37 का लॉस बाहर किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता. अच्छा जी, अब कैपिटल गेन यानी कैपिटल लॉस में रहते हुए रिस्ट्रिक्शन, डबल रिस्ट्रिक्शन. 37 तो जो है वो कबीले से बाहर नहीं जा रहा था, तो जो कबीले के अंदर मुख्तलिफ जो बनी हुई शाखें, उसमें सेक्शन 37A की जो शाख है उसका मामला ये है कि उसका लॉस सिर्फ और सिर्फ 37A से एडजस्ट होगा, वो कबीले की किसी और शाख के पास भी नहीं जा सकता. तो सेक्शन 37A का लॉस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A की एक कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा. और उसके बाद तीसरी शाख बची कबीले की, वो क्या है, वो सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 है. ये दूसरों का लॉस एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन अपने लॉस को मार देगा, यानी अपने लॉस को कहीं एडजस्ट होने नहीं देगा. वो लॉस क्या हो जाना है, लैप्स हो जाना है, जाया हो जाना है. तो 37 का लॉस किसी भी किस्म के कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा. 37A का लॉस सिर्फ 37A वाले कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा.
और 38 सबसेक्शन 5 का लॉस तो आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इस केस में एग्जामिनर ने कुछ पॉइंट्स टेस्ट किए हुए, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। लास्ट सेशन के अंदर एग्जामिनर ने पेंटिंग और स्कल्पचर ऐसा कोई आइटम था, उसकी लमसम पेमेंट दे दी। तो मे बी अगर आपने दो आइटम बेचे हो, एक पर आपको गेन हो और एक पर आपको क्या हो, लॉस हो, तो अगर आप लमसम पेमेंट एडजस्ट कर देंगे तो वो लॉस शायद आपस में क्या हो जाए, नेट हो जाए। तो ये एग्जामिनर ने बड़ी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की थी डिसीव करने के लिए, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग डिसीव हुए हों। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को आप देखें कि लॉसेस में कौन सा लॉस, मतलब 38 में गेन भी है और 38 सबसेक्शन 5 में लॉस भी है। तो लॉस वाले पोर्शन को तो भूल जाएं, गेन को टैक्स कर दें, और गेन के अगेंस्ट अगर आपके पास कोई और लॉस अवेलेबल है जो उससे एडजस्ट हो सकता है तो उसको एडजस्ट कर लें। फिर रिपीट कर दूं, रिस्ट्रिक्शन कैपिटल लॉस पर है, कैपिटल गेन पर नहीं है। कैपिटल गेन दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा। कैपिटल लॉस अगर 37 का है तो उसको कैपिटल गेन चाहिए। कैपिटल लॉस अगर सेक्शन 37A का है तो उसको सिर्फ सेक्शन 37A का कैपिटल गेन चाहिए। और अगर कैपिटल लॉस सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 है तो वो लैप्स, ठीक है जी, उसको आप एडजस्ट ही ना करें, भूल जाएं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ये तो उस साल की बात थी, फिर रिपीटेड बात थी कि जिस साल लॉस हुआ है उस साल क्या करेंगे। अब उसके बाद क्या है, तो अगर 37 में आपको लॉस हुआ है और 37 के लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपके पास कोई भी कैपिटल गेन अवेलेबल नहीं है या पार्शियली वो एडजस्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग लॉस क्या करेंगे, कैपिटल लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट फ्यूचर कैपिटल गेन्स up to 6 year next following the tax year in which the loss occurred। यानी जिस साल कैपिटल लॉस हुआ था सेक्शन 37 में, उस साल उस लॉस को अब अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो आने वाले 6 साल में उसको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट करें। यानी पहले साल जिस साल लॉस हुआ उस साल भी कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होना था, और आने वाले 6 साल में भी कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही क्या होगा, एडजस्ट होगा। और अगर ये लॉस आने वाले 6 साल में भी एडजस्ट ना हो पाए तो ये लॉस लैप्स कर जाएगा। तो 6 मतलब इसका मतलब क्या है, अगर लॉस हुआ है टैक्स ईयर 2020 में तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 2026 तक का, ठीक है जी। तो पहली बात क्या थी कि टैक्स ईयर 2020 में लॉस हुआ है तो उसको आप टैक्स ईयर 2020 की किसी भी कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास टैक्स ईयर 2020 में कोई और कैपिटल गेन अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको आने वाले 6 साल में 2021 से लेकर 2026 तक किसी भी कैपिटल गेन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 37A, अगर सेक्शन 37A का लॉस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A के कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A, shares of public company shall be set off only against the gain from any other security under section 37A, and any unadjusted loss shall be carried forward to three subsequent tax year only against gain under section 37A। पहला तो सेक्शन 37A के कैरी फॉरवर्ड पर रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म करके 3 साल की मुद्दत देगी। मतलब अगर आपको सेक्शन 37A में लॉस हुआ है 2020 में और 2020 में आपके पास सेक्शन 37A के हेड में ही मौजूद कैपिटल गेन नहीं है, तो फिर आप उस लॉस को 21, 22 और 23 तक 37A के कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 23 तक भी वो लॉस एडजस्ट ना हो पाए तो 2020 वाला लॉस 24 में लैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, हाउएवर लॉस अंडर सेक्शन 37 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट टैक्सेबल गेन अंडर सेक्शन 37 है। 37 का लॉस 37A की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 37A का लॉस 37 की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस है, ठीक है जी। तो स्पेकुलेशन जो लॉस है कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट फ्यूचर स्पेकुलेशन गेन्स अप टू 6 years नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर इन विच द लॉस अकर्ड। ये भी वही मामला है कैपिटल गेन की तरह।
कि स्पेकुलेशन लॉस पहले साल सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन गेन से एडजस्ट होगा। अगर पहले साल, जिस साल फॉर एग्जांपल 2020 में लॉस हुआ है, उस साल कोई स्पेकुलेशन इनकम मौजूद नहीं है, इनकम मौजूद नहीं है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर स्पेकुलेशन गेन्स के अगेंस्ट। अब ये वो पॉइंट है जहां पर काफी देर से आप रुके हुए हैं, और स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम क्या होती है ये बताना है। ठीक है, एक आम बिजनेस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजें खरीदते हैं और चीजें बेचते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल गेन होता है उसमें आमतौर पे हम क्या करते हैं, शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन शेयर्स की ट्रेड को हम टैक्स में बिजनेस इनकम में कवर नहीं करते, उनको स्पेसिफिकली कवर किया गया है कहाँ पर, कैपिटल गेन के हेड में। तो इसका मतलब क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस ना शेयर्स की ट्रेड है, स्पेकुलेशन बिजनेस ना आम जो स्टॉक इन ट्रेड है उसकी ट्रेड है। हाँ, लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का ताल्लुक शेयर से भी हो सकता है, और स्पेकुलेशन बिजनेस का ताल्लुक जो है वो किसी आम इन्वेंट्री से भी हो सकता है। कैसे, देखिएगा लिखा हुआ क्या आ रहा है, स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स any business in which purchase and sale transaction of any commodity including shares is settled otherwise than actual delivery or transfer of the commodity but does not include a contract। अच्छा, वो तो आगे हम पढ़ते हैं। यानी बुनियादी तौर पर जो है वो स्पेकुलेशन बिजनेस एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जहां पर लोग प्राइसेस की फ्लक्चुएशन पे आसान लफ्जों में जुआ खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर शुगर की प्राइसेस का क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में, बताइए। चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही है ना, 100 रुपए क्रॉस हो गई चीनी। 110 रुपए ना, 140, 100 रुपए क्रॉस, 110, 140, सही चले, ठीक है, ठीक है जी। तो अब कितनी थी ये कीमत चीनी की बेटा, मिसाल के तौर पे ये कीमत थी 50 रुपए, 55 रुपए ये कीमत थी चीनी की, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। अब फर्ज कर लेते हैं जनाब के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आनी है, न्यू गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन कुछ इसमें जुआरी बैठ जाते हैं जो कि स्पेकुलेशन के ऊपर क्या करते हैं, अच्छा अब इसमें देखिएगा कैसे कैसे, मिसाल के तौर पर अगर विदात जो है, विदात वो जैन को ये कहे कि मैं तुम्हें 10 बोरी शुगर की सेल करूंगा, और रेट तय हो गया कितना, 100 रुपए। ठीक है, रेट तय हो गया 100 रुपए। अच्छा, अब इस चीज को समझ लें जरा। अब विदात की जो है यानी पर किलो रेट जो है वो 100 रुपए हो गया। अभी फिल वक्त आसानी के लिए एक बैग की कीमत 100 रुपए रख लें। अच्छा, इस केस में विदात की जो है वो नीयत बैग ऑफ शुगर बेचने की नहीं है, ना जैन की नीयत खरीदने की है। मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों प्राइसेस की फ्लक्चुएशन पे गेम खेलना चाह रहे हैं, सट्टा खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैच पे सट्टा लगता है ना, इस तरह प्राइसेस की फ्लक्चुएशन पे सट्टा लगता है। अच्छा, अब ये क्या है जनाब कि मिसाल के तौर पे अगर 1 सितंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी ये एग्रीमेंट होता है इन दोनों के दरमियान, और एक डेट तय हो जाती है फॉर एग्जांपल 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को जब इस एग्रीमेंट की कंप्लीट होने की बारी आती है, तो अब विदात के पास तो बैग्स ऑफ शुगर नहीं है, और जैन ने परचेज भी नहीं करना है, लेकिन जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान एग्रीमेंट तो एग्जिस्ट करता है। अब होना क्या, टेक्निकली क्या होना है, ये रियल बिजनेस नहीं है बल्कि स्पेकुलेशन। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिएगा। अब फर्ज करें अगर विदात ने
10 बैग क्या करने थे, डिलीवर करने थे किसको, जैन को। तो विदात ने एक्चुअली जो डिलीवर नहीं करने थे, तो अब अगर जैन आता है विदात के पास, तो विदात क्या करेगा, अगर इसको इस तरह समझें कि वो उसको एक्चुअल डिलीवर करे तो क्या करेगा, विदात के पास वो बैग नहीं है, तो विदात क्या करेगा, मार्केट से 10 बैग खरीदेगा और जैन को 100 रुपए के बेच देगा। अगर इसको एग्जीक्यूट करें, मतलब यानी कि फिजिकल डिलीवरी में लाएं, लेकिन एक्चुअली दोनों की नीयत नहीं है फिजिकल डिलीवरी की, जरा इसको समझिएगा मेरी बात को, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिजिकल डिलीवरी को लाते हैं बीच में। अब फर्ज कर लेते हैं विदात जो है वो 10 बैग मार्केट से अगर खरीदता है, और अगर एक बैग मिलता है 80 रुपए का, जो कि जैन ने लाजमी खरीदना है कितने का, 100 रुपए का, तो विदात को इस पे गेन कितना होना है, 20 रुपए पर बैग। अब हम जानते हैं ना जैन की नीयत खरीदने की है ना विदात की नीयत बेचने की है। जैन ने कहा जिस डेट पे तुम मुझे बैग बेच रहे हो, उस डेट पर एक बैग की कीमत कितनी है, 100 रुपए, और तुम अगर मार्केट से एक्चुअली वो बैग्स खरीद कर मुझे दे भी दो, तो तुम 80 रुपए का एक बैग खरीदोगे, 20 रुपए तुम्हें प्रॉफिट होगा। तुम एक काम करो, मुझे बैग्स नहीं चाहिए, तुम क्या करो, 20 रुपए पर बैग मुझसे पैसे ले लो। ठीक है जी। तो जैन ने 200 रुपए निकाल के विदात की जेब में डाल दिए। तो विदात ने क्या किया, न बैग डिलीवर किए, न जैन ने बैग परचेज किए, बस दोनों ने क्या किया, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन पे सट्टा खेल लिया। बात समझ में आती है इसका? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एक पार्टी को स्पेकुलेशन गेन हुआ और दूसरी पार्टी को स्पेकुलेशन लॉस हो गया। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं, विदात ने 10 बैग 100 रुपए के हिसाब से डिलीवर करने की एक बात की थी, लेकिन एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी, हम जानते हैं। और जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है, उस दिन एक बैग 140 रुपए का हो गया। तो अब अगर विदात ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिजिकल डिलीवरी करता है, तो विदात को एक बैग मार्केट से परचेज करना है 140 रुपए का, और फिर जैन को बेचना है कितने का, 100 रुपए का। तो अब क्या हुआ, अब विदात बोलेगा कि जैन तुम मुझे पर बैग कितने पैसे दे रहे हो, 100 रुपए। एक काम करो, 40 रुपए तुम मुझसे लो ऊपर पर बैग, 140 रुपए का मार्केट में मिलेगा, क्या करो, परचेज कर लो। तो इस तरह जब विदात कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने गया, तो जो कीमत उसने तय की थी मार्केट में, एक्चुअल कीमत उससे क्या थी, ज्यादा थी। तो जो ऊपर क्या डिफरेंस था वो क्या कर दिया, विदात ने अपनी जेब से पे कर दिया। तो एक्चुअल डिलीवरी तो कहीं हुई नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस क्या कर लिए, इन लोगों ने आपस में एडजस्ट कर लिए कि जो प्राइस इन्होंने तय की थी आपस में, उस प्राइस में अगर डिफरेंस आया तो डिफरेंस इन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया, वो एक के लिए गेन बन गया, दूसरे के लिए लॉस बन गया। हाँ बेटा, ये बात समझ में आती है सबको बेटा? सेम इज द केस विथ शेयर्स। शेयर्स के साथ भी यही मामला है कि अगर कोई शेयर्स एक्चुअल डिलीवर ना करे, बल्कि शेयर्स उसके पास हो ही नहीं, वो शेयर्स का मालिक ही नहीं है, फिर भी वो शेयर्स का एग्रीमेंट कर लेता है पहले से बगैर मालिक हुए, और एक्चुअली उसे पता है उसको डिलीवर नहीं करना, तो फिर जिस दिन मार्केट प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के हिसाब से वो डिफरेंसेस आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर इस तरह जो शेयर्स के हवाले से ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जहां पर एक्चुअल डिलीवरी मिसिंग है, तो वो भी जो इनकम होगी फिर वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, बल्कि वो स्पेकुलेशन गेन में जाएगी या स्पेकुलेशन लॉस में जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये लाइन आपके सामने मौजूद है। ये लाइन क्या है, speculation business means any business in which purchase and sale transaction of any commodity including shares is settled otherwise than actual delivery or transfer of the commodity but does not include a contract. To cover price fluctuation of any commodity to be manufactured or sold in future through actual delivery or transfer of the commodity. यानी कि अगर आपने एक्चुअल डिलीवरी करनी है, और एक्चुअल डिलीवरी करने वाले केस में आप प्राइस पहले से तय कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, लेकिन चूंकि आपने एक्चुअल डिलीवरी करनी है, तो इस केस में जो गेन या लॉस होगा वो नॉर्मल बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा, वो आपकी स्पेकुलेशन इनकम में शामिल नहीं होगा। ठीक है जी।
to cover loss on account of future price fluctuation of shares held by an investor or dealer। इस तरह शेयर्स का मामला भी है कि एक्चुअल डिलीवरी अगर जहां पर है तो फिर वो कैपिटल गेन में कवर होगा, वो स्पेकुलेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, बाय अ मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज टू कवर एनी लॉस व्हिच मे अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है जी, एज अ मेंबर। तो देखिए, इशू प्राइस तय करने का नहीं है, इशू जो है वो एक्चुअल डिलीवरी का है कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं बाय एक्चुअल डिलीवरी, तो फिर इस केस में जो आपने प्राइस पहले से तय कर लिया उसमें कोई डिफरेंस अगर आता है, एक पार्टी को गेन या लॉस होता है, फिर वो उसका अपना गेन या लॉस होगा, वो अपने रेलेवेंट हेड में कवर हो जाएगा, फिर वो स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। स्पेकुलेशन में आने के लिए शर्त यही है कि वहां पर एक्चुअल डिलीवरी ना हो, एग्रीमेंट सेटल हो जाए बगैर एक्चुअल डिलीवरी के। तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब आसान लफ्जों में, दो बंदे जिनके पास कोई चीज ही नहीं है, वो आपस में बैठकर सिर्फ प्राइसेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बिजनेस जो कि आपका स्पेकुलेशन के अलावा है, जो कि नॉर्मल बिजनेस, इसमें ट्रेड मैन्युफैक्चर सब आ जाता है। तो नॉर्मल बिजनेस लॉस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड लॉस, वो किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है पहले साल में। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई सिवाय किसके, सैलरी के, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के और एफटीआर के, इनके अलावा बिजनेस का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अब सवाल इसके कैरी फॉरवर्ड के रूल्स क्या हैं। नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन in a tax year can be adjusted against any head of income other than salary, income from property and FTR, but it can be carried forward only against future business income up to 6 years next following the tax year in which the loss occurred। अगर टैक्स ईयर 2020 में लॉस हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में, तो उसको आप कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस इनमें से किसी में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में से एडजस्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड इनकम है, सैलरी से भी नहीं कर सकते, और अदर सोर्स से कर सकते हैं अगर एफटीआर ना हो तो। ठीक है ना, तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जिस साल लॉस हुआ है उस साल आप किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे लॉस एडजस्ट करना मना ना हो। लेकिन अगर ये लॉस जिस साल अराइज हुआ है उस साल एडजस्ट ना हो पाए, तो इसको आप आने वाले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। यानी पहले साल ये लॉस किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है जिससे लॉस एडजस्ट करना मना ना हो, लेकिन आने वाले सालों में जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट ही होगा। ये चीज अच्छी तरीके से आप सब लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप होता है हमारे पास, इस लाइन को ही पढ़ लीजिएगा जरा, इसका मतलब आप सोचिएगा क्या बनता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इफ लॉस इन अ होटल बिजनेस occurred इन पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर, देन इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट इन होटल बिजनेस इन पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर, सेक्शन 56A। ठीक है जी, तो अगर पब्लिक कंपनी है उसको लॉस होता है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान के बाद कॉमा लगा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में, then it can be adjusted against profit in hotel business in Pakistan, गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर। अब ये टेक्निकल बात है कि पाकिस्तान को बतौर स्टेट अलग बताया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को बतौर स्टेट अलग बताया जा रहा है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को बतौर स्टेट अलग बताया जा रहा है। पाकिस्तान जिसके 4 सूबे, लेकिन उसके अलावा 2 स्टेट्स इजाफी बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग सेंस है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट लॉ बदल जाता है, तो कौन सा लॉ किस ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक एप्लीकेबल होता है इसको समझने की जरूरत होगी। अब इसको आगे चल के मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, फॉरेन सोर्स जो लॉसेज हैं उनका क्या होगा, तरीकेकार क्या होगा हमारे लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है किसकी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की। तो इस एग्जाम्पल को कवर करेंगे, देखिए सब लोग। टैक्स ईयर 2017 है, टैक्सेबल अदर सोर्स कितनी है, 2 मिलियन।
नॉर्मल बिजनेस लॉस कितना है 3.8 मिलियन। तो 2017 में आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 2 मिलियन की, लेकिन बिजनेस में हेड में लॉस है। तो पहले साल बिजनेस के हेड का लॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एफटीआर को छोड़कर किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। तो अगर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर ना हो तो इस लॉस को हम इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन लॉस ज्यादा है और इनकम कम है, यस और नो? लॉस ज्यादा है और इनकम कम है, बताइए। तो ये लॉस ज्यादा में ज्यादा कितना एडजस्ट हो पाएगा, 2 मिलियन तक हो जाएगा। और 1,800,000 क्या कहलाएगा, अनएडजस्टेड लॉस, जिसको अब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर ये ओरिजिनली लॉस कब हुआ था, टेक्सटाइल 2017 में, और इसका जो अनएडजस्टेड पोर्शन है 18 लाख का, 1.8 मिलियन का, इसको आप 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब देखते हैं 2018 में क्या सिनेरियो है। 2018 में आपके पास टैक्सेबल अदर सोर्स है 2.4 मिलियन, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1.1 मिलियन। तो इस साल इनकम फ्रॉम बिजनेस में पॉजिटिव इनकम है और अदर सोर्स भी पॉजिटिव है। आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना है, 1.8 मिलियन। लेकिन अब बात यह है कि आप कैरी फॉरवर्ड लॉस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। तो इसका मतलब आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 1.1 मिलियन, और आपके पास लॉस कितना है, 1.8 मिलियन। तो इस साल आप ज्यादा में ज्यादा कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, 1.1 मिलियन तक। और जो बचा कितना, 7 लाख, उसको आप क्या करें, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है जी। तो क्योंकि सेकंड ईयर था इसलिए आप उस लॉस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो लॉस सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। ये आपके सामने क्या है सॉल्यूशन। तो 2007 के बाद 8 में कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर 9 में हो गया। अगर 9 में उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस मिल जाएगी तो उससे, तो अदरवाइज ये कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 2019 के बाद कहाँ तक, 2023 तक। अगर 2017 पढ़े तो 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में।